गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस में लेसन 11 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारा लेसन नंबर 14 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा इस वीडियो में लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा साइंस के अंदर। ओके बच्चों, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीके, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने किया नहीं कि भाई वस्तु कैसे गति करते हैं, उसके गति करने का क्या कारण है। हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर ली थी। क्या एक अन्य अवधारणा है जो हम अपने कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। अब इसके अलावा एक कार्य भी एक अन्य अवधारणा है जो हमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में क्या करती है, सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा तथा शक्ति है ना, उसका क्या कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। अब सिंपल सी बात है कि सभी सजीवों को जीवन के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। और जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत क्या करनी पड़ती है, गतिविधियां करनी पड़ती है। अब वही बात है, भोजन है तो भोजन कमाने के लिए अगर खाना है तो भोजन के लिए क्या होने चाहिए, भोजन कहाँ से, पैसों से आता है। पैसों कमाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती है। भोजन बनाने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों या क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे भोजन खा भी लिया तो उसके बाद पचाने के बाद भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती है। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। क्या, कहाँ से प्राप्त होती है, बताओ जरा। ऊर्जा में जो भी हम प्रक्रम करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिले, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम चल भी रहे हैं, अगर तुम पढ़ भी रहे हो ना अभी, तो इसके लिए तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, खाने से मिल रही है। ठीक है, कहाँ से मिल रही है, भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, ये सब सारे काम अभी तुम करते हो, खेलते हो, कूदते हो, दौड़ते हो, डांस करते हो, नाचते हो, साइकिल चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी तो चाहिए। ये एनर्जी तुम्हारे पास आती कहाँ से है, खाने से आती है। ठीक है ना। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। सिंपल सी बात है, शत्रुओं से क्या करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है और शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना पड़ता है, आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते। बोझा ढोने के लिए किसको लाते, गधे को लाते, खेत जोतने के लिए बैल को लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं। अब जंतुओं को भी ये सारे क्रियाकलाप करे जंतु अगर, तो उनके लिए उनको एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। और एनर्जी आएगी कहाँ से, खाने से आएगी। मशीनों के बारे में सोचिए। इन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इन इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। अब तुम बताओ, हमारे घरों में जो मशीन है, जैसे कूलर है, पंखे हैं, या फिर कोई और जैसे टीवी है, तो कोई भी अगर चीज़ें जैसे गाड़ी है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, जैसे टीवी चल रही है तो उसको कहाँ से मिलेगी, लाइट, मतलब जो हमारी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके द्वारा चलती है ना, उसके द्वारा चलती है, तो उसके अंदर प्रोसेस होता है, फिर उसके द्वारा टीवी ऑन होता है। ठीक है। और जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए होगा, उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी ना। पेट्रोल नहीं डालेंगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी क्या, बताओ, वो चल जाएगी, नहीं चलेगी। ठीक है ना।
तो हर चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। कार्य, अगला टॉपिक है कार्य। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप से हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन से बहुत सा समय व्यतीत करती है। वो अध्ययन में क्या करती है? अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है। सुव्यवस्थित करना मतलब लिखना। प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, मतलब रोज़ रेगुलर स्कूल आती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। अब बताओ, इतने सारे काम करिए तो एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? ऑब्वियस बात है, एनर्जी खर्च होगी। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य क्या है? सम्मिलित है। हम जो अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत कठोर काम करिए, इस बहुत कठोर काम में भी क्या है? बहुत थोड़ा काम कार्य सम्मिलित है। अब क्या है क्या नहीं, अब इसके बारे में आगे देखेंगे। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। बहुत बड़ी चट्टान, उसको ढकेलने के लिए क्या करें? कठोर परिश्रम करें। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान हिलती नहीं है। आपने कोशिश बहुत सारी कर ली पर उसके बावजूद चट्टान क्या हिली नहीं। आप पूर्णतया थक चुके हैं, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। कोई विस्थापन हुआ क्या चट्टान में? नहीं, कोई विस्थापन नहीं हुआ। हमने चट्टान ढकेलने की तो बहुत कोशिश की और ना हमने कोई काम नहीं किया, पर वो चट्टान खिसकी नहीं तो हम क्या पूर्णतः थक गए। अब देखो, चट्टान में नहीं खिसकी और हम थक भी गए, तो बताओ वहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हुआ तो फिर कोई काम हुआ है क्या? फिर नहीं हुआ ना। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थकते नहीं थकते? आपने प्रयास किया या अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया जाता। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य क्या है? निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र सिनेमा को, टीवी को देखना या पिक्चर को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को किस प्रकार से प्रयोग अथवा परिभाषित करते हैं, इसे जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करें। निम्न क्रियाकलाप करने की बजाय हम आगे अपना अगला टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना। अब कार्य वैज्ञानिक भाषा में क्या है? हमारी भाषा में तो हमने देख लिया कार्य क्या है क्या नहीं। अब वैज्ञानिक भाषा में कार्य क्या है वो देखते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर क्या करें? विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को ढकेले। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका क्या? विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। एक लड़की है, कोई ट्रॉली को खींच रही है और ट्रॉली क्या कुछ दूर तक चलती है। कुछ दूर चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और ये विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। यह विस्थापित हुई इसलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया और पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थिति में ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। कितनी दशाओं का होना आवश्यक है कार्य करने के लिए? 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक परिकल्पना में क्या क्या है भाई? देखो 2 दशाएं। पहला है वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए। वस्तु पर क्या होना चाहिए? कोई बल लगना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वैज्ञानिक भाषा में कार्य करने के लिए वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए।
यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कोई कार्य नहीं किया गया। अगर यदि इन दोनों दशाओं में से मान लो कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी क्या चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है, नहीं लग रहा, बल लग रहा है तभी चल रही, तथा गाड़ी कुछ दूर चली है, मतलब विस्थापन भी हुआ है, उसमें बल भी लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, कार्य हुआ है। तो अब हम अच्छे से समझ लेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम अच्छे से समझ लेंगे कि वैज्ञानिक परिकल्पना में कार्य क्या है। वस्तु पर लगने वाला बल, पहला वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। ओके बच्चों, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, ठीक है ना। तो विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया, इसे समझने के लिए हम इस स्थिति पर विचार करते हैं कि जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, ठीक है ना। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है, ठीक है ना, कोई नियत बल है वो F कार्य करता है। मान लीजिए वस्तु बल की दिशा में S दूरी तय करती है। कितनी, बल की जो दिशा है ना, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या करती है, S दूरी तय करती है। मान लीजिए W कार्य किया गया, कितना कार्य किया है, W। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य की जो परिभाषा उसके अनुसार तो यही है कि भाई किया गया बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है कार्य, यही है। किया गया कार्य क्या है, बल तथा विस्थापन के क्या गुणनफल के बराबर है कार्य। सिंपल सी बात है, जो हमारा जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। W = F × S। S क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ओके बच्चों, ये देखो ये लग रहा है बल और ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इसके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, इसके बीच में विस्थापन, मतलब इसके बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसने यही बोला है वापस, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मतलब केवल मान होते हैं, कोई भी उसमें दिशा नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमसे अगर पूछे कि भाई कार्य है उसकी दिशा बताओ, तो तुम क्या कहोगे, कार्य में कोई भी दिशा नहीं होगी, ठीक है ना, केवल परिमाण होता है। आगे बात करते हैं, यदि F = 1 न्यूटन और S = 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर। अब देखो F × S है, बल क्या है, कार्य क्या है, F × S है, तो F का मान क्या है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन और S का क्या आ गया, 1 मीटर। तो बताओ एक तो आपस में गुणा हो जाएंगे, न्यूटन और मीटर भी आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो जो किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर होगा। इसको अंडरलाइन कर ले। यहाँ बल का जो मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। अब इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, कार्य का मात्रक। यहाँ बल का मात्रक नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक, ये जूल। यहाँ पे बल नहीं है बेटा, यहाँ पे कार्य आएगा, ठीक है ना। जो कार्य का मात्रक वो क्या हो जाएगा, जूल, मतलब न्यूटन मीटर या फिर जूल, एक ही बात है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। तो अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कंडीशन में कि भाई तुम्हें ना जूल को परिभाषित कीजिए, तुम क्या लिखोगे, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, ठीक है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो, 0 है,
तो किया गया कार्य कितना होगा, बताओ भाई। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। अब बताओ, ये चाहे बल शून्य हो चाहे विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कार्य है ना उसकी हमने पहले ही बता दी थी, शर्त क्या है, विस्थापन और बल होना चाहिए। अगर विस्थापन है या विस्थापन ही ये नहीं है या फिर बल नहीं है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर उपस्थित होगी तो कार्य क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इन दशाओं को उल्लेख कीजिए जिसका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कोई क्रियाकलाप है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा। तो भाई F इंटू एस होता है, एस हमारे पास 2 है और F कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं अगला। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र 11.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में क्या लगाया, बल लगाए। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। जो कार्य हो रहा है इसके अंदर वो क्या है, धनात्मक है। जब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें एक बल समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रहा है, उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल, अब देखो बल कैसा लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, अवमंदक बल आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु s दूरी के विस्थापन के पश्चात क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। अब सिंपल सी बात है, बल ऋणात्मक होगा ना ऐसी कंडीशन में। वो क्या कर रहा है, अब देखो वस्तु क्या एक समान वेग से इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। अब गति कर रही है और जो बल है ना, बल ये वस्तु है इस दिशा में समान वेग से गति कर रही है। एक बल है ना, बल इस दिशा में लग रहा है। अब बताओ बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। वस्तु इस दिशा में गति करी और कोई निश्चित दूरी, मतलब कोई भी दूरी है वहां तक s दूरी तक जाने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब देखो बल तो इस दिशा में लग रहा है तो बल कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया ना, क्योंकि बल क्या कर रहा है, इसके जो गति हो रही है उसके क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है बल। तो जो कार्य हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। जो काम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्देशित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू माइनस एस या फिर माइनस F इंटू एस है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। इसको अंडरलाइन कर ले। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक। इसको अंडरलाइन कर ले। ओके बच्चों, अगर उसके दिशा में होता है तब तो धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में होता है तब क्या होता है, ऋणात्मक। उपरोक्त विचार विमर्श स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। ये क्रियाकलाप है, तुम लोग खुद से कर लोगे, ये क्वेश्चन है तुम्हें खुद से करने। ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं एनर्जी। हमने कार्य देख लिया, कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। क्या है, बल इंटू विस्थापन। अगर बल क्या लग रहा है, दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा जो कार्य है। अगर बल क्या लग रहा है, उसी दिशा में लग रहा है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ओके बच्चों, आगे हम बात करते हैं ऊर्जा के। ऊर्जा के बिना जीवन कैसा है, संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है भाई बताओ। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं, मतलब सूर्य से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन परमाणु के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। अब देखो
जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की जो गेंद है ना, वो क्या करती है, विकेट से टकराती है, तो विकेट क्या हो जाते हैं, दूर जाके गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वो कील को लकड़ी में ठोक देता है। अब देखो, हम जब हमारे मान लो कोई लकड़ी के ऊपर अगर कील ठोक रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हथौड़े को क्या ले जाते हैं, ऊपर तक ले जाते, फिर ऐसे ठोकते, ठीक है ना। पहले हथौड़े को क्या ले जाते, ऊपर तक ले जाते, फिर उसमें लकड़ी में क्या करते हैं, फटाक से कील ऐसे ठोक देते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि भाई है ना, जब किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। हम बच्चों को खिलौना जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा होगा, होती है ना, चाबी भरने वाली खिलौना कार होती है, देखा होगा। और जब ये खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। अब देखो, हमने पहले क्या भरती, खिलौना कार में चाबी भरती, फिर उसमें उसके बाद में जब ना उसको फर्श पर छोड़ते तो वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, देखा होगा सबने। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। ज़्यादा बल लगाएंगे गुब्बारे के ऊपर तो विस्फोटक ध्वनि के साथ, कम बल लगाएंगे तो वापस वैसा का वैसा हो जाए। इन सभी उदाहरणों में विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। किसी में अगर कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें ऊर्जा। इसको अंडरलाइन कर ले। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी ये वीडियो देखने की क्षमता, इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें कोई काम करना है यहाँ से वहाँ जाके और तुम्हें वो काम करने की क्षमता है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर एनर्जी है। अगर मान लो तुम्हारी कभी तबीयत खराब हो जाती है, तुम क्या बोलते हो, अपने घर में कोई तुम्हें काम के लिए बोलता है, तुम बोलते हो कि नहीं आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं काम कर पाऊंगी क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है काम करने की। तो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि भी होती है। सिंपल सी बात है, अगर तुम ज़्यादा काम करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाती है, ऊर्जा की हानि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो ये कैसे कार्य करती है, कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से क्या हो जाती है, किसी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो वो क्या दूसरी वस्तु पर क्या लगा सकती है, बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली स्थिति से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है और दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार वह गति में आ जाती है। दूसरी वस्तु में क्या हो गई, हमने अपनी ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी के द्वारा दूसरी वस्तु पर क्या लगाया, बल लगाया, तो हमारी ऊर्जा दूसरी वस्तु में चली गई। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा उसको मिल गई तो वो क्या कर सकती है, अब कार्य कर सकती है और इस प्रकार वो गति करने लग जाती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार ये अंडरलाइन कर लेना, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। जो किसी वस्तु में ना निहित ऊर्जा को, जो भी निहित ऊर्जा है ना उसको उसकी कार्य करने की क्षमता के अनुसार मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा, जो किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो ये तुम्हारा आंसर है। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम क्यों, उसका कारण है कि भाई जो वस्तु में जो निहित ऊर्जा है ना वो क्या करती है, उसको क्या करती है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए
ऊर्जा और कार्य का मात्रा क्या सेम है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रा किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल के बराबर होता है। बात समझ आ गई। अब ऊर्जा के रूप देखते हैं। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूप में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। अब जो हमारे जो संसार है उसमें बहुत सारी ऊर्जा, उसमें से देखो एक स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिर रह के जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्थितिज ऊर्जा, गति करने पर जो ऊर्जा प्राप्त गतिज ऊर्जा, ऊष्मा मतलब किसी को है ना हीट देकर जो ऊष्मा मिलती है वो ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको रासायनिक ऊर्जा, विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत ऊर्जा, और जो प्रकाश के द्वारा मतलब सूर्य की जो रोशनी या किसी और के द्वारा जो रोशनी उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा गतिज ऊर्जा। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वह अपने वैद्युत तथा ऊष्मागति के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। जो हमारे जो ऊर्जा और जो कार्य का मात्रक है ना वो किसके सम्मान में रखा गया है, जूल, वो रखा गया है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ऐसे तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक फिर क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर होना चाहिए ना, न्यूटन मीटर। तो हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं और जूल भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। जूल इनका जो मात्रक रखा गया कार्य तथा ऊर्जा किसके सम्मान में रखा गया, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के रूप में। क्यों, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब गतिज ऊर्जा रहेगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसको समझना, ठीक है बच्चों। और है ना वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा आपको, और थैंक यू सो मच बच्चों।